आप सभी दर्शकों को योगेश कुमार का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है संसार समाचार। आइए अब शुरुआत करते हैं आज की रीजनल खबरों से। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA के तहत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दे दिया है। कर्नाटक में SIR के बाद मतदाता सूची से 1,07,00,000 से ज्यादा नाम बाहर हो गए हैं। इसे लेकर चुनावी प्रक्रिया पर चर्चा तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल सरकार आपात स्थिति से निपटने के लिए एक नया आपदा मोचन बल बनाने जा रही है। इसके लिए अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी और इस नई फोर्स का नाम होगा अर्जुन वाहिनी। महाराष्ट्र के अमरावती से बेहद दुखद खबर है। जिला महिला अस्पताल में कल रात लगी आग में 3 नवजात शिशुओं की मौत हो गई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घटना पर गहरा दुख जताया है। तेलंगाना में ऑटो चालकों ने अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल वापस ले ली है। परिवहन मंत्री पोन्नम प्रभाकर के साथ हुई सफल बातचीत के बाद यह फैसला लिया गया। वहीं बिहार सरकार ने राज्य की परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के लिए 5 सदस्यीय विशेष समिति गठित की है। अब रुख करते हैं देश की बड़ी खबरों का। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि चुनाव आयोग पारंपरिक चुनावी साक्षरता क्लबों को और मजबूत बनाकर उन्हें मतदाता जागरूकता और चुनावी शिक्षा का प्रभावी मंच बनाने की दिशा में काम कर रहा है। दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियां तेज हैं। NDMC अध्यक्ष मनोज कुमार द्विवेदी ने तैयारियों की समीक्षा की है। सुप्रीम कोर्ट ने JPSC परीक्षा में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। झारखंड संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 में कथित गड़बड़ियों से जुड़े मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल कनाडा और अमेरिका के दौरे पर रवाना होंगी। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने नई दिल्ली में UGC और AICTE के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की और उच्च शिक्षा से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा की। सरकार ने गेहूं के आटे और उससे जुड़े उत्पादों पर लगा निर्यात प्रतिबंध हटा दिया है। यानी अब मैदा, आटा, सूजी और दूसरे गेहूं आधारित उत्पादों के विदेशी निर्यात का रास्ता साफ हो गया है। चीनी के पर्याप्त भंडार को लेकर ISMA ने भी भरोसा जताया है। वहीं ग्रेन एथेनॉल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए एथेनॉल उत्पादन को जिम्मेदार ठहराए जाने के दावों को खारिज किया है। रसायन और उर्वरक मंत्री JP नड्डा ने कहा है कि भारत को 2040 तक रसायन क्षेत्र को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य पर काम करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से कहा है कि वे जिन देशों में तैनात हैं वहां जमीनी स्तर पर मजबूत संपर्क बनाएं और स्थानीय समुदायों के साथ
भारत के रिश्ते और मजबूत करें। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में संशोधित डाक सेवा ऐप और डाक मित्र ऐप लॉन्च किए हैं। भारत ने भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने और सूखा प्रबंधन के लिए पर्याप्त और विविध अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता की मांग की है। नई दिल्ली में 9वां राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन शुरू हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। भारत सरकार के प्रकाशन विभाग को बुक प्रोडक्शन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए FIP अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन बुक प्रोडक्शन 2026 में 7 पुरस्कार मिले हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत अगले 2 महीनों में मौजूदा नियमों में बदलाव करेगा और नए नियम बनाएगा ताकि देश में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की इच्छुक कंपनियों की चिंताओं को दूर किया जा सके। प्रवर्तन निदेशालय ने डिजिटल अरेस्ट मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा में 9 ठिकानों पर तलाशी अभियान भी चलाया है। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने 2026-27 के शैक्षणिक सत्र में आयुर्वेद आधारित प्रसूति देखभाल को बेहतर बनाने के लिए गर्भिणी मित्र नाम का नया पाठ्यक्रम शुरू किया है। डिजिटल पेमेंट की दुनिया में यूपीआई कल यानी 25 अगस्त को 10 साल पूरे करने जा रहा है। 2016 में शुरू हुआ यूपीआई आज देश में डिजिटल भुगतान का सबसे बड़ा माध्यम बन चुका है। पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के मुक्त व्यापार समझौते वैश्विक व्यापार के करीब 75% हिस्से को कवर करेंगे। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा वियतनाम, लाओ, पीडीआर और पलाऊ के दौरे पर रहेंगे। भारतीय रेलवे ने पूरे रेल नेटवर्क में विशेष स्वच्छता अभियान शुरू किया है। इसका मकसद रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को लगातार साफ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने मंगोलिया में संयुक्त राष्ट्र के मरुस्थलीकरण रोकथाम सम्मेलन को संबोधित किया। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत लखनऊ में 18वें ब्रिक्स अकादमी मंच की शुरुआत हुई है। मंगलवार तक इस मंच पर अहम मुद्दों पर चर्चा जारी रहेगी। राष्ट्रीय चिड़ियाघर नई दिल्ली ने 11वें संडे बर्ड वॉक के साथ ट्री वॉक एट NZP के दूसरे संस्करण का आयोजन किया। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की पुण्यतिथि पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। जनजातीय कार्य मंत्रालय आदिवासी भाषाओं और संग्रहालयों पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में भारतीय दिव्यांग पुरुष क्रिकेट टीम से मुलाकात की। अब नजर डालते हैं विदेश की खबरों पर। मॉरिशस के लोक सेवा और प्रशासनिक सुधार मंत्री लुत्वमनाह राजपेंटिया ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मुलाकात की।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मॉस्को के क्रेमलिन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। जयशंकर मॉस्को में भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सह अध्यक्षता भी करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बीजिंग पहुंच गए हैं। वे चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने दक्षिण एशियाई देशों के मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की हैं। मलेशिया से बम्बिहा गिरोह से जुड़े 3 गैंगस्टरों को भारत लाया गया है। न्यूयॉर्क में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने ब्रुकलिन में गोलीबारी की घटना में एक भारतीय नागरिक की मौत पर शोक जताया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 27 अगस्त तक जापान के 4 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हिंसा के बीच अलग अलग इलाकों से 5 और शव बरामद किए गए हैं। ईरान ने चेतावनी दी है कि अमेरिका की ओर से आज रात घोषित किए जाने वाले नए प्रतिबंध क्षेत्र में शांति स्थापित करने में मदद नहीं करेंगे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के नए प्रमुख मोहसिन रेजाई ने कहा है कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी आर्थिक कार्यवाही का समर्थन करने वाले किसी भी देश का कदम युद्ध माना जाएगा। गिनी की राजधानी कोनार्की में कचरे का विशाल पहाड़ ढहने से 30 लोगों की मौत हो गई है। ईरान ने दक्षिणी फार्स प्रांत में एक नए गैस क्षेत्र की खोज का दावा किया है। यहां करीब 7,500 अरब घन फुट गैस भंडार होने का अनुमान है। ईरान ने यह भी कहा है कि अधिकृत देशों के जहाजों को होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने के लिए अब सेवा शुल्क देना होगा। अब बात खेल की। लद्दाख में 15वीं जिला करगिल ताइक्वांडो चैंपियनशिप संपन्न हो गई है। भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा टेस्ट मैच कोलंबो के सिंघली क्रिकेट क्लब मैदान पर खेला जा रहा है। मैच के दूसरे दिन ऋषभ पंत ने नया इतिहास रच दिया है। वह विदेशी धरती पर भारत की ओर से विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। वहीं भारतीय महिला हॉकी टीम FIH हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने से चूक गई है। दूसरे दौर के आखिरी मुकाबले में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच गोल रहित ड्रॉ रहा। शतरंज की बात करें तो कनिजा ओपन 2026 में भारत के प्रणेश एम ने ग्रुप ए का खिताब अपने नाम किया है। और आखिर में मौसम की खबर। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा बिहार और उड़ीसा में भी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। ऐसे में इन राज्यों में रहने वाले लोगों को मौसम विभाग की एडवाइजरी पर नजर रखने की सलाह दी गई है। फिलहाल
आज की खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल संसार समाचार के साथ। जय हिंद, जय भारत।